नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले भाग के वीडियो में हम लोग इस अध्याय को शुरुआत कर चुके थे। वास्तविक संख्या क्या है इसको अच्छे से समझ चुके थे, इसके सभी आधारभूत तथ्यों को आप अच्छे से समझ चुके थे। और पिछले भाग वाले वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका को समझे थे और इसी संबंधित प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हम लोग क्या किए थे, हल भी किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसको समझेंगे और इसको समझने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सही प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। इसमें 7 प्रश्न हैं, सही प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, पहले इससे संबंधित कुछ आधारभूत तथ्यों को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। ठीक, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। हम चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए, यह जो टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक चीज़ों को हमको जानना पड़ेगा, जो आप शायद जानते होंगे, या अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे अभी। तो देखिए, पिछले भाग के वीडियो में हम लोग संख्याओं के बहुत सारे प्रकार को समझे थे। ठीक है, और आज के इस टॉपिक को समझने के लिए हमको यह जो 4 प्रकार का संख्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जानते भी होंगे इसको। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होता है संख्या, 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। गिनती की संख्या इसको कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। और पूर्ण संख्या, इसमें सिर्फ शून्य मिल जाता है तो यह हो जाता है पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक, यह क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में मात्र 0 का फर्क है। ठीक, प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होता है। अब हमारा जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस टॉपिक को समझने के लिए वह है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी ऐसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग उसमें लग जाए। जैसे देखिए 4, यह 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी अपने आप से भी कटेगा। इसके अलावा देखिए यह 2 से भी भाग लग जाएगा, तो 2 दूना 4। ठीक, 6 देखिए, यह 1 से तो लगेगा ही, 6 से तो लगेगा ही। यह 1 और 6 के अलावा 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा। ठीक, वैसे ही देखिए 49, यह 1 से लगेगा ही, 49 अपने आप से लगेगा ही। इसके अलावा देखिए यह 7 से भी लग जाएगा, 7 से 49। ठीक, तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग उसमें लग जाए। ठीक, लेकिन जस्ट इसी भाज्य संख्या के उलट एक संख्या है जिसका नाम है अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। यह ऐसा संख्या है जिसमें सिर्फ 1 से भाग लग सकता है या अपने आप से भाग लग सकता है और किसी दूसरे संख्या से भाग इसमें नहीं लग सकता है। जैसे 2, ठीक है, सबसे छोटा है यह 2, इसमें 1 से आप भाग लगा सकते हैं और ये 2 से लगेगा और किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। 3 है, ठीक, 1 से लगेगा 3 और 3 से लगेगा। देखिए 4 नहीं होगा। ठीक, 5 हो सकता है, इसमें 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, बाकी और किसी संख्या से नहीं लगेगा। ठीक, उसी तरह देखिए 7 हो सकता है। ठीक, उसी तरह 11 हो सकता है। उसी तरह देखिए 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। ठीक, तो इस तरह की जो संख्या है 29 हो सकता है। ठीक, 39 नहीं हो सकता है, 37 हो सकता है। तो यह जो संख्या सब है इसमें सिर्फ आप 1 से भाग दे सकते हैं, या जो संख्या है सिर्फ उसी से भाग कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरे संख्या से यह नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। ठीक, और जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भी कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग इसके परिभाषा को अच्छे से समझ चुके थे। देखिए, हमारे आज के अध्याय को समझने के लिए एक और बेसिक चीज़ को समझना जरूरी है, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, इस अभाज्य गुणनखंडन को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, यह अभाज्य गुणनखंडन क्या है आपको शायद पता होगा, नहीं है तो जान लीजिए। तो देखिए, इसका परिभाषा है कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना, यही क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है। अब परिभाषा से आपको शायद समझ में नहीं आए, इसको आपको करके दिखाते हैं। अब जैसे देखिए 6 है, यह संख्या 6 है। ठीक, यह जो संख्या है यह भाज्य संख्या है। ठीक, कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप, 6 को आप 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो देखिए यह जो 6 है यह क्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक, और यह जो 2 और 3 है यह क्या है, यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, हो गया गुण व्यक्त। वैसे ही देखिए 18 है। ठीक, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 2 तिहाई 6 गुने 3 2 तिहाई 6 6 3 18। ठीक,
2 गुने 3 हो गया। यह क्या हो रहा है, यह अभाज्य गुणनखंडन हो रहा है। ठीक, वैसे ही आप देखिए 88 को गुणनखंडन कर सकते हैं। क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 गुने 11, 11 8 88 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखिए यह तो छोटा संख्या है ना, इसलिए आप फट से पता लगा ले रहे हैं कि 6 है तो 2 गुने 3 हो जाएगा, 18 है तो 2 गुने 3 हो जाएगा। या छोटा संख्या को तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, आप मुंह पर ही जोड़ सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कोई बड़ा संख्या आपसे पूछ दे, कोई आपसे पूछ दे कह दे कि 4 से 20 का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक, तो ये आप कैसे करेंगे, आप तो सोचते रह जाएंगे। ठीक, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करने का इसका तरीका है। ठीक, वह क्या तरीका है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। ठीक, हम देख लेंगे या 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा। तो देखिए इसके लास्ट में 0 है तो यह 2 से तो कट ही जाएगा, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 2 से 10 हो जाएगा। ठीक, 2 कहीं 2 2 दूना 4 2 कहीं 2 0। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे 210 में लग जाएगा। ठीक, कितना मरतबा लगेगा, 105 मरतबा लगेगा। अब देखिए यह 2 से नहीं कटेगा, यह कटेगा 3 से, 5 1 6, यह 3 से कटेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, कितना मरतबा कट जाएगा, तो देखिए 35 मरतबा, 3 तिहाई 9 और 1 इधर बच गया 15, 3 बचे 15, 35 मरतबा कट गया। ठीक, अब देखिए यह 3 से भी नहीं कटेगा, अब यह कटेगा 5 से। ठीक, 5 7 35 कट गया। अब तो 7 किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक, तो यह जो 420 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 420 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसको हम लोग एक लाइन से सजा के लिख देंगे, 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो यह जो 420 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, इतना हो गया। तो देखिए हम इस तरह से किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा यह अभाज्य गुणनखंडन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह क्या है, तो आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन क्या है, आप तो समझ चुके हैं। ठीक, हमारा जो असली टॉपिक है किताब का वह क्या है, वह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, यह अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यह क्या है, तो यह है आपका किताब का ही लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर से पढ़े, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रयुक्त या व्यक्त किया जा सकता है, वही हम किए यहाँ पे। ठीक, देखिए यह 6 जो है यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, और इसको हम लोग 2 गुने 3 क्या कर दिए हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। ठीक, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। वैसे ही देखिए 18 है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। वैसे ही देखिए 420 है, यह भाज्य संख्या है। ठीक, और इसको हम क्या कर दिए हैं, इसका गुणनखंडन करके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको हम व्यक्त कर दिए हैं। ठीक, तो यही क्या है, यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, जैसे 39 क्या है, भाज्य संख्या है, आप इसको 3 गुने 13 13 3 39, आप इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, 49 है, आप इसको 7 गुने 7 कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से यह जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब देखिए अभी जो आप अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़े हैं उसका जो हम लोग उपयोग करने वाले हैं उसका उपयोग करेंगे हम लोग महत्तम यानी HCF ज्ञात करने में और लघुत्तम ज्ञात करने में, जिसको LCM कहते हैं। HCF को फुल फॉर्म में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अभी जो आप सीखे हैं गणित का आधारभूत प्रमेय अंकगणित का, उसका उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, महत्तम निकालना सीखेंगे और लघुत्तम निकालना सीखेंगे। कैसे, तो देखिए हम एक प्रश्न दिए हैं, इस प्रश्न के हिसाब से हम आपको समझाएंगे, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। हमको क्या करना है, 24 और 84 का LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करते थे, आप महत्तम इस तरह से निकालते थे, यानी 24 जो छोटा वाला संख्या था उससे क्या करते थे, बड़े वाले संख्या में भाग देते थे। ठीक, और जितना शेष आया, शेष शून्य नहीं आया, फिर से क्या करते थे, इसी शेष से यहाँ पे हम लोग इसको ये भाजक को यहाँ पे फिर उतार देते थे और फिर से कटाते थे। जब शेष यहाँ पे कट गया तो यह जो भाजक होता था यही क्या होता था, यही हमारा HCF होता था। यानी इसका HCF क्या हो जाएगा,
12। और एलसीएम जो हम लोग निकालते थे वह क्या करते थे, इस तरह से 24 और 84 को ऐसे कर देते थे, फिर 2 मरतबे देखिए कटेगा, 12 से या 42 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 21 दूना 42, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 सते 21। अब यह नहीं कटेगा तो हम क्या करते थे, इस सब को गुना कर देते थे, यही हमारा लघुत्तम हो जाता था। यानी 21 दूना भले 7 दूना 14, 14 42, 42 दूना 84 और 84 दूना 168। तो इसका एलसीएम क्या होता था, 168। तो इस तरह से हम लोग पहले ज्ञात करना सीखे हुए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोग सीखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि, उसके द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ आसानी से ज्ञात करना सीखेंगे। कैसे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 24 का और 84 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। कैसे, तो देखिए हम लोग 24 को ऐसे करेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 का 2 दूना 4, 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना कटेगा, 6 दूना 12, फिर 2 से 3 मरतबे कटेगा, ठीक। तो 24 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यह 24 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 84 है, इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यह जो 84 है यह 2 से कटेगा, ठीक, तो 4 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर यह 21 2 से नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा, 3 सते 21। अब इसके बाद यह नहीं कटेगा, ठीक। तो 84 का क्या हो जाएगा, 84 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको घात में बदल देंगे, यानी 2 देखिए 3 बार गुना हुआ है तो 2 का पावर 3 कर देंगे गुने 3, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है, ठीक, तो इसको हम 2 का पावर स्क्वायर कर देंगे, 2 का पावर 2 गुने, देखिए 3 एक ही बार है तो 3 गुने 7 है तो 7। तो देखिए यह जो है यह क्या हो गया, यह हमारा अभाज्य गुणनखंडन 24 और 84 का हो गया, ठीक। अब जब हो गया तो हम महत्तम और लघुत्तम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एचसीएफ यानी महत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल करेंगे, और एलसीएम के लिए संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करेंगे, ठीक। इसको हम पहले इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको यह समझ में आता नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से यह दोनों लाइन क्या कह रहा है, ठीक। देखिए आप 24 का तो अभाज्य गुणनखंड करके ला दिए हैं, कितना, 2 का पावर 3 गुने 3, और 84 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो आ गया है आपको 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 7। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यानी महत्तम ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, देखिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, ठीक, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, मतलब जो सबसे छोटा घात होगा उसी का गुणनफल हम इसमें लिख देंगे, और जो दोनों में हो, ठीक, जो संख्या दोनों में हो और सबसे छोटा घात हो, जिसका पावर सबसे छोटा हो, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। जैसे देखिए यह 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक, 2 दोनों में है, ठीक, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक। और घात क्या लिखेंगे, तो जो सबसे छोटा वाला होगा वही घात लिखेंगे, इसमें 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 है 2 लिख देंगे, ठीक, गुने, देखिए यहाँ 3 इधर भी है 3 इसमें भी है, ठीक, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, या दोनों में है, ठीक, चूँकि घात दोनों का नहीं है तो हम दोनों का छोटा ही बराबर घात है तो हम एक ही 3 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ भी यह दोनों में था तो जो छोटा वाला घात है सिर्फ उसी को लिखे हैं, ठीक। हो गया, आपका एचसीएफ निकल गया, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है, यह आपका एचसीएफ निकल गया। आप जो ऐसे निकाले थे एचसीएफ 12, ठीक है, वह एचसीएफ आपका ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकल गया एकदम आसानी से। और जो आप एलसीएम ऐसे निकाले थे तो एलसीएम भी आपका ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा आसानी से। अब एलसीएम के लिए इस लाइन को पढ़िए, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी इस दोनों संख्या में, ठीक है, जो कॉमन है, जो संख्या कॉमन है उसका बड़ा घात का गुणनफल है, बड़ा घात यहाँ पे लेंगे, ठीक, और बाकी सभी संख्याओं को भी हम ले लेंगे। अब जैसे देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जो बड़ा घात है उसको ले लेंगे। तो देखिए इस दोनों में बड़ा घात कौन है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 गुने, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, ठीक, तो हम इस दोनों में तो बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी 3 ले लेंगे, 1 गुने, देखिए यह 7 इसमें नहीं है इसमें है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को भी ले लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो कॉमन है उसमें जो बड़ा वाला घात होगा उसको ले लेंगे, ठीक, जो कॉमन है बराबर भी है उसको में से भी हम 1 ले लेंगे, और जो नहीं भी मिल रहा है, जो नहीं भी कॉमन है यानी इसमें है
गुणनखंड में, उसको भी ले लेंगे। अब यह जो हो गया यह आपका क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। ठीक, कैसे, तो देखिए 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, ठीक, और 8 3 24, ठीक, और 24 सत्य हो जाएगा आपका 168। ठीक है, तो इस तरह से आपका एलसीएम भी निकल गया आसानी से। देखिए आप एलसीएम यहाँ ऐसे निकाले थे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी आप किसी भी संख्या का लघुत्तम या महत्तम इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, आगे प्रश्नावली में हल करना है। अब देखिए आप जो अभी महत्तम और लघुत्तम जो निकाले हैं, इससे आपको एक नया सूत्र भी बन जा रहा है। क्या है वह सूत्र, कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए अगर आपको 2 पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वही उतना बराबर होगा उस दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के। ठीक है, यानी इसको आप समझ लीजिए, जैसे 24 और 24 का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं ना, ठीक, तो 24 गुने 84 जितना आएगा, ठीक है, उतना ही इसका 12 गुने 168 भी आएगा। ठीक है, 24 गुने 84, ठीक है, 24 गुने 84 यह हो जाएगा आपको कितना, 2016। आप करके गुना करके देख लीजिए। ठीक, इसका एचसीएफ कितना आया है, 12, और इसका एलसीएम कितना आया है, 168। आप 12 को 168 से गुना करके देख लीजिए, यह भी आ जाएगा आपको 2016। ठीक है, तो यहाँ से आप इस सूत्र को भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, यह भी महत्वपूर्ण सूत्र है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इन सब चीज़ों का प्रयोग आगे प्रश्नावली बनाने में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्नावली 1.2 के जितने भी बेसिक तथ्य थे, आपको जो जानना था आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, मेरा फिर से आपको अनुरोध रहेगा कि आप खुद से हल करने का प्रयास करें। आपसे जब नहीं बने तब आगे आप वीडियो का सहारा ले। ठीक है, हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न में आपको क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस पाँचों को क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंडन कर देना है। कैसे करेंगे, आप खुद से बना कर देखें, नहीं बनना है तो आप आगे देखें। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लिख देंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमको। पांचों जो प्रश्न है इसको हम लिख दिए हैं। पहला प्रश्न है, इसमें 140 है, तो आप क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक, जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है उससे हम प्रयास करते हैं इसको भाग देने का। जैसे 2 है, देखिए 2 से लग जाएगा इसमें, 2 7 14, 17 मरतबे कट गया। फिर 2 से करेंगे, 35 दूना 70, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 1 बच गया तो 2 बचे 10। ठीक, अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, यह लगेगा 5 से, 5 7 35। अब यह नहीं लगेगा। ठीक, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही होगा। ठीक, अब क्या करेंगे आप, यह 2 बार है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, गुने 5 गुने 7 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक, अब हम ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, 156 का भी कर देंगे। तो 156 पहले 2 से लगेगा 78 मरतबे, फिर 2 से 39, फिर 3 39 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 13 39। ठीक, हम क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया। ठीक, 2 देखिए 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 3 गुने 13 हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, एकदम आसानी से इसी तरह करते चल जाएंगे हम। अब ठीक इसी तरह देखिए 3825 का क्या करेंगे हम, या 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक, फिर इसको 3 से लगाएंगे 425 मरतबे, फिर 5 से लगाएंगे इसको हम 85, फिर 5 से 17 25 85। ठीक, तो 3825 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 3 चूँकि 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुने 17 हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन। ठीक, एकदम आसान है। वैसे ही हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यह जो 5005 है, यह 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, हम 5 से लगाएंगे तो 1001 हो जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 143 मरतबे लगेगा, फिर 11 से 13 मरतबे लगेगा। ठीक, 13 के बाद तो नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, 5005 का क्या हो गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक, एकदम आसानी से निकल गया। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। देखिए ये जो 7429 है, यह थोड़ा आपको टफ लगेगा इसको काटने में, क्योंकि यह 2 3 4 5 हिसाब से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट लगेगा 17 से। ठीक, 17 से लगेगा 437 मरतबे, फिर आप इसको 19 से लगाएंगे तो यह 19 से लगेगा 23 मरतबे। ठीक है, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23 हो जाएगा। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा यह पाँचों प्रश्न। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसका जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं है।
ठीक है, इसको जांच भी कर लेना है। ठीक, इस सूत्र से आपको तो पढ़े ही हैं। तो चलते हैं हम हल करते हैं इस तीनों प्रश्न को। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। हमको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है और इसको जांच भी करना है इस सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। ठीक है, 26 का हो जाएगा 2 से 13 मरतबे कट जाएगा, 13 दूनी 26। अब इसके अलावा तो होगा नहीं। 91 जो है यह 7 से कटेगा। ठीक है, 7 इकाई 7, 7 3 21, 1391। इसके अलावा कोई दूसरा से कटेगा नहीं। ठीक, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 13। ठीक, और 91 का क्या हो जाएगा, 7 गुने 13। ठीक है, यही होगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ से आप LCM भी निकाल सकते हैं। HCF बराबर क्या होता है, इस दोनों में जो कॉमन है और सबसे छोटा घात है वह हो जाता है। तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, तो हम 13 कर देंगे, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे 13। ठीक, और बाकी दोनों को उतार देंगे, 2 गुने फिर 7 है तो 7 को भी गुना कर देंगे। ठीक है, और यह जितना आएगा 13 दूना 26 और 26 होते 182। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह LCM हो जाएगा। तो HCF आ गया और LCM आ गया। अब हम इसको जांच कैसे करेंगे कि मेरा हम जो बनाए हैं सो सही है कि नहीं। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुने LCM हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जांच कैसे होगा, तो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुने 91 बराबर कितना होना चाहिए, HCF गुने LCM। HCF कितना है हमारा 13 गुने LCM कितना है 182। ठीक, तो 26 को जब आप 91 से गुना करेंगे तो यह आएगा आपको 2366। ठीक, अच्छा 13 को आप 182 से गुना करेंगे तो यह भी आपको आएगा 2366। ठीक है, तो आप इसके नीचे क्या करेंगे, लिखेंगे कि हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरे प्रश्न में हम क्या करेंगे, 510 और 92 का सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे। 510 देखिए इतना हो जाएगा, 92 का इतना हो जाएगा। ठीक, 510 को हम लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 92 को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 23। ठीक, अब HCF बराबर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यह दोनों में कॉमन है तो हम इसको एक बार लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया HCF। LCM बराबर क्या होता है, जो कॉमन होता है उसका छोटा वाला घात होता है। तो चूंकि दोनों बराबर है तो इस दोनों में से एक लिखा जाएगा। ठीक, अब बाकी जो भी बच गया 3 गुने 5 गुने 17, 3 गुने 5 गुने 17 और फिर इधर बच गया 2 गुने 23, 2 गुने 23। सभी को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक, तो यह आपको आ जाएगा कितना, 23460। इतना क्या हो गया, आपका LCM हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपका LCM आ गया, HCF आ गया 2, LCM आ गया 23460। अब आपको क्या करना है, जांच करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, 510 गुने 92 बराबर कितना होना चाहिए, HCF गुने LCM। ठीक, दोनों को जब आप गुना करेंगे तो 46920 इधर भी आएगा और 46920 इधर भी आएगा। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड आप लिख देंगे। ठीक है, अतः LHS इक्वल टू RHS। चलते हैं हम अगले प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, 336 का और 54 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे। ठीक, देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, यानी देखिए यह कितना 2 है, 4 को 2 है। ठीक, तो 2 का पावर 4 कर देंगे। ठीक, उसके बाद एगो 3 है तो एगो 3 लिख देंगे, 7 है एगो तो एगो 7 लिख देंगे। वैसे देखिए 54 का जब गुणनखंड करेंगे तो आप 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आएगा। तो देखिए एगो 2 है तो हम एगो 2 लिख देंगे और 3 देखिए 3 गो है। ठीक, तो 3 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसका HCF निकालने के लिए क्या करना है, जो दोनों में समान है उसका छोटा वाला घात होगा। ठीक, तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन दोनों में जो छोटा वाला घात होगा वही लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक, तो 2 हो जाएगा। फिर उसका देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। ठीक, तो जो छोटा वाला घात है वह आ जाएगा, यानी 3 सीधा खाली 3 आ जाएगा। ठीक, तो HCF बाकी 7 तो इसमें है इसमें नहीं है। ठीक, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 6। अच्छा LCM क्या हो जाएगा, तो देखिए जो दोनों में समान है उसका बड़ा वाला घात होता है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। अच्छा 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन जो बड़ा वाला घात है वह होगा 3 का पावर 3। अच्छा जो बच गया दोनों में वो सबको भी लिख देते हैं हम। तो देखिए यहाँ 7 बच गया तो 7 को भी गुना कर देंगे। ठीक, तो जब आप इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 3024।
ठीक। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या का गुणनफल गुने बराबर HCF गुने LCM होता है। तो हमारा संख्या है 336 गुने 54, 336 गुने 54 बराबर कितना आना चाहिए, 6 गुने 3024, 6 गुने 3024। जब आप दोनों को गुना करेंगे तो यह 18,144 आएगा, यह भी 18,144 आ जाएगा। यानी LHS इक्वल टू RHS आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है। देखिए यह जो LHS है इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो बाएं तरफ है उसको हम लोग LHS कहते हैं, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी जो दाहिने तरफ है उसको RHS कहते हैं। ठीक, यह कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। एकदम आसान प्रश्न था, आशा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको इन तीनों में क्या करना है, देखिए इसमें 3 पूर्णांक है, इन सभी का आपको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, तो एकदम आसान है, जैसे हम कर रहे थे इसमें वैसे ही इसमें भी कर देंगे। तो देखिए ये रहा हमारा प्रश्न। निम्न का क्या करना है, आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। कैसे, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। देखिए पहले प्रश्न में क्या है, 12 है, 15 है और 21 है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 12, 15, 21 तीनों का गुणनखंडन कर देंगे। 12, 15 और 21 कितना होगा, देखिए तो छोटा अंक है, छोटा संख्या है, इसको तो आप अपने मुँह पर भी निकाल सकते हैं। 12 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 6, 6 दूना 12। ठीक, 15 क्या हो जाएगा, 3 गुने 5, 3 5 15। 21 क्या हो जाएगा, 3 7 21, 3 गुने 7। ठीक, तो देखिए इसका HCF और LCM बराबर, HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए 3 जो है यह तीनों में क्या है, कॉमन है। बाकी देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तीनों में नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे। ठीक, और बाकी जो बच गया उसको सबको लिख देंगे। 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7। ठीक, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। अब इसको आप गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो HCF कितना हो गया 3 और LCM कितना हो गया 420। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 17 का गुणनखंड करेंगे, 23 का गुणनखंड करेंगे, 29 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, देखिए 17 गुणनखंड 1 गुने 17 होगा, यह अभाज्य संख्या ऑलरेडी। 23 भी 1 गुने 23 होगा, यह भी अभाज्य संख्या है। ठीक, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुने 29, दूसरा तो कोई होगा नहीं इसका। ठीक, तो इसका HCF क्या हो जाएगा और LCM क्या हो जाएगा, LCM इसका HCF हो जाएगा, देखिए 1, क्योंकि 1 तीनों में है। ठीक, अच्छा LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 गुने 23 गुने 29। ठीक, 17 गुने 23 गुने 29 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 11,339। ठीक, तो इसका LCM हो गया इतना 11,339 और HCF हो गया 1। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। वैसे ही देखिए तीसरे प्रश्न में 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 3 3 9। 25 का क्या हो जाएगा, 5 गुने 5। ठीक, इसका HCF अगर आप निकालेंगे तो देखिए ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में है। ठीक, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा LCM बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि देखिए तीनों में कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो हम सब का गुना करके लिख देंगे। यानी 2 दूना 4 दूना 8 गुने 3 तिहाई 9 गुने 5 पचे 25। ठीक, 8 को 9, 8 गुने 9 गुने 25 कर देंगे, हमारा आंसर है। इस तीनों को जब आप गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, तो 1800 आपका LCM हो जाएगा और LCF हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर, HCF देखिए 306 और 657 का HCF दिया है 9। आपको 306 और 657 का यानी इसी संख्या का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे अपने कॉपी में 306 और 657 का क्या है, HCF आपको 9 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस संख्या का LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए आपको एक सूत्र पता होगा, वह सूत्र है HCF गुने LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यही सूत्र पर डाल के इसको हम क्या करेंगे, इसका LCM निकाल लेंगे। देखिए HCF कितना है, 9 दिया हुआ है। ठीक, गुने LCM आपको नहीं पता है तो हम LCM रहने देते हैं, बराबर संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। आपका संख्या कौन है, 306 और 657। ठीक, तो 306 गुने 6 से 57 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप
LCM बराबर कैसे निकालेंगे, तो यह 9 देखिए इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 306 गुने 6 से 57 भागा 9 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 3 9 हो जाएगा, यह 3 से कट जाएगा 102 मरतबे, फिर यह 3 से कट जाएगा 6 से 57, देखिए 2 से 19 मरतबे, ठीक। 102 गुने 2 से 19 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 22,338, ठीक। तो आपका LCM कितना हो जाएगा, 22,338, ठीक। एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यानी 6 का आप कितना भी पावर करेंगे तो जितना संख्या आएगा उसका इकाई अंक शून्य होगा। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, देखते हैं कॉपी पर। देखिए प्रश्न ही है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 का आप कितना भी पावर करेंगे तो क्या शून्य आएगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे आप देखिए 6 का पावर अगर आप 2 करेंगे तो यह 36 आएगा, इकाई अंक कितना है, 6 है। 6 का पावर आप 3 करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा, इकाई अंक कितना है, 6। 6 का पावर अगर 4 करेंगे तो आपको आएगा 1296, इकाई अंक कितना है, 6, ठीक। तो इस तरह से आप 6 का कितना भी पावर करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा, यह शून्य कभी नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, यह शून्य कब आएगा, जब यह जो 6 है यह 6 नहीं रहेगा, यह 2 और 5 के गुणनफल में रहेगा, यानी 10 के गुणनफल में रहेगा, ठीक, तब शून्य आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, ठीक है, वह 2 गुने 5 के पावर n के रूप में होती है, ठीक। अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, ठीक, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा। इस तरह से 2 गुने 5 का पावर अगर आप के गुणनखंड में कोई संख्या है जो जिसमें 2 और 5 दोनों गुणनखंड है और उसका पावर n होगा, तब वह शून्य पर अंत होगा, ठीक। लेकिन आप इसको सोचेंगे कि 6 का पावर n शून्य पर अंत होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप कितना भी करेंगे 6 का पावर तो उसका लास्ट में कितना आएगा, इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक। तो 2 का पावर 5 के n के पर पावर n के रूप में रहेगा, तभी संख्या के लास्ट में क्या आएगा, शून्य आएगा। लेकिन प्रश्न में हमारा संख्या क्या है, 2 गुने 3 का पावर n है, 6 है, 6 का पावर n है, 6 को आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 का पावर n है, ठीक। अगर 2 गुने 5 के पावर n रहता तब शून्य पर समाप्त हो पाता, लेकिन जब इतना है तो नहीं होगा, ठीक। तो हम लिख देंगे कि अतः 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6 नंबर है प्रश्न। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। आपको यह बताना है कि यह दोनों संख्या जो है यह दोनों गुना में है और जोड़ में भी है, ठीक। आपको यह बताना है यह दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो चलते हैं कॉपी पर। आपको प्रश्न यही दिया है, आपको बताना है कि यह संख्या और यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। क्यों, आपको इसका जवाब देना है, ठीक। तो भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, आपको पता है कि भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वह एक और अपने आप के अलावा अन्य गुणनखंड भी इसका होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं इसका और अन्य गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए आप इस संख्या को आप जब ध्यान से देखेंगे तो देखिए यह 3 संख्या गुना में है और यह एक जोड़ में है, ठीक। फिर आप इसको देखेंगे तो यह देखिए यह सब संख्या क्या है, गुना में है और यह अलग जोड़ में है, ठीक। तो देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, हम तो क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। इसमें से भी 13 निकालेंगे, इसमें से 13, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 7 गुने 11 गुने, देखिए यहाँ से 13 एक कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 13 निकल गया तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, और इसमें से भी हम क्या करेंगे, देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। और जब 5 कॉमन ले लिए तो आपका क्या बच गया, यही बच गया 7 गुने 6 गुने, देखिए 5 को कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। 5 इकाई 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक, प्लस देखिए 5 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 इकाई 5, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे। देखिए 13, इसको आप गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 77 और 77 इकाई 77, ठीक, प्लस 1 है तो प्लस 1, और इसको क्या करेंगे, इसको आप जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 6 7
सात छक 42, 42 से कहीं 42 और 42 चौका हो जाएगा आपका 168। ठीक, 168 तिहाई हो जाएगा 504 और 504 दूना हो जाएगा 1008 और 1008 गुने 1 1008 हो जाएगा। ठीक, +1 है तो +1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह जो संख्या है यह हो गया 13 गुने 77 1 78 और यह जो संख्या यह हो गया 5 गुने 1008 1 1009। ठीक, यानी यह संख्या 13 गुने 78 के रूप में आ गया और यह संख्या 5 गुने 1009 के रूप में आ गया। तो जाहिर सी बात है यह जो दोनों संख्या है इसमें एक के अलावा अन्य 2 गुणनखंड है। ठीक, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यही हम लिख देंगे कि चूंकि दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड है, यानी एक के अतिरिक्त इसमें एक भी गुणनखंड हो सकता है। ठीक, एक के अतिरिक्त देखिए 2 गुणनखंड है, अतः दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, हो गया प्रूफ एकदम आसानी से। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न सबको हल करेंगे। एकदम हल्का प्रश्न था। अब चलिए हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर। ठीक, यह अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसको पहले आप समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक यह जो मैदान है यह कैसा है, वृत्ताकार है, यानी गोल मैदान है। ठीक, गोल मैदान है। ठीक, और कौन कौन चल रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, यानी यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ कर रही है। ठीक, तो इसको फिर से वापस आने में कितना समय लग रहा है, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। ठीक, अच्छा, एक और लड़का है रवि। ठीक, रवि भी यहीं से चलता है, रवि। ठीक, तो इस रवि को भी चलने में यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, इस रवि को मात्र लग रहा है 12 मिनट। सोनिया 18 मिनट में आ रही है और यह जो रवि है यह 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है रवि जो है तेज़ दौड़ रहा है। ठीक, और सोनिया थोड़ा धीरे धीरे दौड़ रही है, इसलिए सोनिया को ज़्यादा समय लग रहा है और रवि तेज़ दौड़ रहा है, इसलिए रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा दे रहा है। ठीक, आपको यह ज्ञात करना है कि अगर दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, यानी दोनों एक ही जगह से यहाँ से स्टार्ट करेगा और चलना प्रारंभ करेगा, तो कितना चक्कर के बाद रवि और सोनिया दोनों यहीं पर होगा। ठीक, एक ही स्थान पर होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए रवि जो है एक चक्कर कितना में लगा रहा है, 12 मिनट में। ठीक, अच्छा, सोनिया एक चक्कर कितना में लगा रही है, 18 मिनट में। ठीक, चलिए रवि दूसरा चक्कर लगाएगा कितना मिनट में, 24 मिनट में, और सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, 18 दूना 36 मिनट। ठीक, अच्छा, यह जो रवि है यह पहला चक्कर 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट और तीसरा चक्कर कितना मिनट में लगाएगा, 36 मिनट में। ठीक, कहने का मतलब है रवि जो है तीसरा चक्कर में 36 मिनट में तीसरा चक्कर लगा लिया रहेगा और यहाँ पे रहेगा, और सोनिया जो है 18 दूना 36 यानी दूसरा चक्कर में लगा के यहाँ पे रहेगी। ठीक, तो कहने का मतलब है रवि तीसरा चक्कर लगा लिया रहेगा और सोनिया दूसरा चक्कर लगा ली रहेगी, तो क्या होगा, दोनों एक ही जगह पर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, तो हमको इसका हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। तो हम क्या करेंगे, देखिए रवि कितना समय में चल रहा है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। दोनों का हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, तब आपको पता चल जाएगा कितना समय बाद वह दोनों एक जगह पर मिल जाएगा। ठीक, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 और 18 का हो जाएगा गुणनखंड 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18। ठीक, आप इसको घात में लिख ले, देखिए 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा गुने 3। यहाँ देखिए 2 एक ही बार है तो 2 एक ही बार करेंगे, गुने 3 2 बार है तो 3 को 2 बार कर देंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 लिख देंगे, जो बड़ा घात होगा वही लिखेंगे, बड़ा 2 है तो 2 लिख देंगे, गुने 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 3 को लिख देंगे, जो बड़ा घात है उसको लिख देंगे 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 तिहाई 9, 9 चौका 36। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया आपका, 36 आ गया। ठीक, इसलिए अतः 36वें मिनट में वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक, एकदम आसान प्रश्न था। इसमें क्या करना था, आपको सिर्फ एलसीएम निकाल देना था, आपका आंसर आ जाता। इस तरह से आपका यहाँ पे यह लास्ट प्रश्न था, खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका यह जो प्रश्नावली है 1.2 यह खत्म हो गया। 7 प्रश्न को आपने अच्छे से हल कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।